नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। किसान कॉल सेंटर किसान भाइयों की हर समस्या का समाधान। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। 5 जुलाई तक किसान बेच सकते हैं मक्का। सब और मखाना एक प्रभेद से मखाने की खेती 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ेगी। कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता के अधिकतम इस्तेमाल के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किसान कॉल सेंटर योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का उत्तर उनकी अपनी भाषा में देना है। किसान कॉल सेंटर के लिए देशव्यापी सामान्य 11 अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। ये नंबर निजी सेवा प्रदाताओं सहित सभी दूर संचार नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। किसान कॉल सेंटर सेवाएं प्रत्येक केंद्र पर सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करती है। इस अवधि में राज्य के किसान कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-151 पर कॉल करके प्राप्त करते हैं। किसान कॉल सेंटर एजेंटों को फार्म टेली एडवाइजर्स FTA के रूप में जाना जाता है, जिनके पास कृषि या संबद्ध क्षेत्रों में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होती है तथा जो कृषि विपणन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित स्थानीय भाषा में उत्कृष्ट संचार कौशल रखते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर FTA द्वारा नहीं दिया जा सकता, उन्हें उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये विशेषज्ञ राज्य कृषि विभागों, ICAR तकनीक संस्थानों, ICAR संस्थानों, KVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। धान व गेहूं के साथ साथ अब जिले के किसान क्रय केंद्रों पर मक्का भी बेच सकेंगे। राज्य स्तर से मक्का की खरीद शुरू हो चुकी है। व्यापार मंडलों में मक्का की खरीद 5 जुलाई तक होगी। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिले के जिला पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मक्का खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, यानी किसानों से 2090 रुपए क्विंटल की दर से मक्का खरीदे जाएंगे। विभागीय आदेश के मुताबिक किसानों को 3 दिनों के भीतर DBT के जरिए उनके बैंक खाते पर भुगतान कर दिया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में मक्के की बड़ी भूमिका के मद्देनजर राज्य के सभी 38 जिलों में मक्का की खेती के क्षेत्र विस्तार करने की सरकार की योजना है और सरकार किसानों को अनुदान पर बीज सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। बहुत सारे जागरूक किसान अब मक्के की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। पटना जिले के गोविंदपुर गाँव के महेश कुमार भी जागरूक किसान हैं, जिन्होंने 3 बीघा में मक्का की खेती की है। फसल अच्छी है और ये अच्छे मुनाफे के प्रति आशान्वित नजर आ रहे हैं। स्प्रेयर मशीन एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान तरल खाद व कीटनाशक का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से कम समय में अधिक फसल पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। आज बहुत से किसान भाई फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे किसान भाइयों के लिए आमदनी का सबसे बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। अभी गर्मी का मौसम है और दिन में लू चल रही है। ऐसे में अपनी नाजुक मुर्गियों को तेज धूप और लू से बचाए रखना आपके व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है। कुछ छोटे छोटे उपायों से आप अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। मुर्गियां नाजुक होती हैं और मौसम का असर उन पर जल्दी पड़ता भी है। ऐसे में उनका मौसमवार प्रबंधन आवश्यक हो जाता है ताकि वे स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो और आपके व्यवसाय में भी कोई व्यवधान न पड़े। जैसे अभी गर्मी के मौसम में मुर्गियों की भूख कम हो जाती है, इसलिए उन्हें सिर्फ सुबह और शाम में ही आहार दें।
दिन में उन्हें ताज़ा, शीतल और स्वच्छ पानी पिलाते रहें। साथ ही अभी उनके आहार में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि कम खाने के बावजूद भी उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी न हो। दूसरी बात, मुर्गियों के शेड में क्षमता से ज़्यादा मुर्गियां न रखें। भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की आशंका प्रबल हो जाती है। किसान भाइयों, कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में धान की 6 प्रकार की प्रजातियों के बीज का वितरण शुरू हो गया है। धान के बीज का मूल्य 42 रुपए से 77 रुपए प्रति किलोग्राम है। राजेंद्र प्रभत जो प्रमाणित बीज है 140 से 145 दिन के अंदर तैयार हो जाता है और प्रति हेक्टेयर इसकी औसतन उपज 40 से 45 क्विंटल है। इसके अलावा सबा और संपन्न प्रमाणिक बीज भी मिल रहा है, जिसकी उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सबा और श्री प्रजनक बीज 135 से 140 दिन में तैयार होता है और इसकी औसतन उपज प्रति हेक्टेयर 50 से 55 क्विंटल है। इसके अलावा भी राजेंद्र धान का कस्तूरी आधार बीज, संभा मंसूरी आधार बीज और सबौर हीरा धान आधार बीज भी किसानों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाई धान के इन्हीं प्रभेदों से धान की खेती करें तो उन्हें बढ़िया उत्पादन और मुनाफा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की अनाज मंडियों में आज चावल, गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार से हुए। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 6000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आने के कारण लोग राहत महसूस कर सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अभी आपने देखा खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की खेती की। वैज्ञानिक खेती कैसे करें और साथ ही उसकी देखभाल हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार से, और जानकारी लेंगे कि क्यों जरूरी है वैज्ञानिक खेती और उसकी देखभाल। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शांति भूषण, मौजूद हैं नालंदा ज़िले के नालंदा उद्यान महाविद्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार, जिनसे कि हम बात करेंगे कि फूल गोभी की, फूल गोभी में भी खास करके अगात फूल गोभी जो कि अधिक पैसे देता है। अगात अगर आप लगाते हैं तो अगात फूल गोभी की खेती कैसे की जाए, क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसका बीज दर होना चाहिए या किस तरह का तापमान होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी होना चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फूल गोभी में कि हमारे यहाँ कुछ 2 तरह के, मतलब जो हमारे यहाँ बाज़ार में उपलब्ध फूल गोभियाँ हैं, तो उसमें 2 दौर आता है सर। एक फूल गोभी हम दूसरे राज्य में भेजते हैं और एक दौर आता है जब दूसरे राज्य से हमारे यहाँ फूल गोभी आती है। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा दोनों राज्यों से, अलग राज्य से होता है। तो फूल गोभी में अब बहुत आप लोगों का प्रयास रहा है, आप लोगों का, कि फूल गोभी में हम बहुत ज़्यादा, हमारे किसान इसमें एग्रेसिव हुए हैं, किसान इसमें ज़्यादा आगे बढ़े हैं, वो देन आपकी है। तो अगात फूल गोभी में हम चर्चा करते हैं कि अगात फूल गोभी क्या है, मतलब किस समय लगाता है जिसको कि अगात फूल गोभी कहा जाए। धन्यवाद भूषण जी। जैसे कि आपने पूछा कि अगेती फूल गोभी, किसान भाई, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, तो किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि फूल गोभी जो है ये गोभी वर्ग की फसल है और ये मुख्यतः रबी सीजन की फसल है। लेकिन अगेती फूल गोभी जो है हम सब खरीफ सीजन में लगाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें मुनाफा दुगना मिलता है, क्योंकि जितना अगेती मार्केट में आ जाएगा फूल, उसका प्राइस उतना अधिक मिलता है किसान भाइयों के लिए।
इसलिए किसान भाई ये अगेती किस्म की फूलगोभी जो है अपने खेत में लगाते हैं और बाहर से भी अगेती फूलगोभी की जो प्रोड्यूस है बाहर से भी मार्केट में मंगाई जाती है। लेकिन किसान भाई नालंदा के ज़िला में आप सभी जानते हैं कि सब्जी की खेती होती है। यहाँ पे फूलगोभी की खेती भी बहुत प्रचुर मतलब अधिक पैमाने पे होती है। अगेती फूलगोभी इसमें एक है। अगेती फूलगोभी में जहाँ तक जलवायु का सवाल है, यहाँ पे तापमान जो है 20 से 27 डिग्री उसके कर्ड को डेवलपमेंट के लिए चाहिए अगेती फूलगोभी के लिए। वैसे तो इसको प्रभेद में अलग अलग तापमान के अनुसार से अगेत, मध्य और लेट वैरायटी का प्रभेद का उन्नत किया गया है। लेकिन अगेती फूलगोभी में अगेती पटना, सबौर अग्रिम, सबौर मुक्ता और अर्ली सिंथेटिक, अर्ली पटना, ये सब प्रभेद हैं जो किसान भाई हम सब जो है अगेती किस्म में लगा सकते हैं। खासकर IRI न्यू दिल्ली से निकला हुआ पूसा पौसजा भी अगेती किस्म की फसल है और पहले इम्प्रूव जापानीज़, अर्ली इम्प्रूव जापानीज़ नाम से भी आता था प्रभेद, वो सब हम लगा सकते हैं। जहाँ तक लगाने का सवाल है, हम सब मई के मध्य में या जून के महीने में इसका बिचरा जो है नर्सरी में डालते हैं। जहाँ तक बिचरी की दर की बात है, 600 से लेके 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा के हम सब बिचरा डालते हैं नर्सरी में। और उसके बाद जब ये 3 से 4 पत्तियाँ हो जाती हैं, मतलब कहने का है कि जुलाई में इंड तक जब बिचरा तैयार हो जाता है, तब हम इसका प्रतिरोपण मेन फील्ड में कतार टू कतार 45 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लगा देते हैं किसान भाई। और उसे जो है हम सब ये भी ख्याल रखते हैं कि मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ होनी चाहिए। जहाँ पानी नहीं जमे उस मिट्टी का चुनाव करते हैं। प्लस खेत बनाने के पहले वहाँ खेत को बनाना पड़ता है। गर्मी के समय में उसको डीप प्लॉइंग करके उसको छोड़ दिया जाता है कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए। और उसके बाद 3-4 पाटा लगा के खेत को समतल किया जाता है। समतल करने के बाद 20 से 25 सरी फार्म यार्ड मैन्योर, सरी जो गोबर है वो खेत में डालते हैं। उसके साथ साथ हम सब नाइट्रोजन, NPK भी डालते हैं। नाइट्रोजन की 100 kg मात्रा, फास्फोरस की 60 kg और पोटास का 50 kg। 60 और 50 kg और नाइट्रोजन की तिहाई मात्रा जो है हम सब खेत के तैयारी के समय ही डाल देते हैं। और जो बाकी जो नाइट्रोजन है वो जब हम प्रतिरोपण करते हैं उसके बिचरा का, उसके 30 से 45 दिन के अंतराल के में जब हम पौधे पे मिट्टी चढ़ाते हैं, तब उस समय जो है हम नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जो है आधे आधे भाग को बांट के उसमें करते हैं। किसान भाई, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फूलगोभी में सूक्ष्म जो तत्व हैं, खासकर बोरॉन, मोलिब्डेनम और जिंक, ये महत्वपूर्ण कर्ड के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर इसकी कमी रहती है तो उसका जो बढ़वार है वो उसमें स्टेम में होल हो जाता है और बटनिंग की भी समस्या किसान भाई देखने को मिलती है। और बाद में कर्ड के ऊपर जो ब्रोइंग होता है, बोरॉन ब्लैक टाइप का धब्बा, जो बैगनी टाइप का धब्बा देखने को मिलता है, जिससे हमारा यील्ड पे प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो हमको मिट्टी का भी जांच पहले जो है करवा लेनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें देख लेना चाहिए कि बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम प्रचुर मात्रा में है कि नहीं मिट्टी में। अगर नहीं रहने पे हमें बोरॉन, जिंक और मोलिब्डेनम भी उसमें मिट्टी में डाल के मिट्टी का बना देना चाहिए। उसके बाद ही अगेती फूलगोभी की बिचरा को प्रतिरोपण करना। एक और सवाल, छोटा सा सवाल है सर। रंगीन फूलगोभी हमारे यहाँ काफ़ी उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि देखने में भी अच्छा होता है, तो उसमें अगात उसको लगाया जा सकता है जो रंगीन फूलगोभी है,
बैगनी कलर के हैं, गुलाबी कलर के हैं, मतलब हमारे तिरंगे की कलर का लगभग जो है अलग अलग कलर के फूल गोभी हैं बाज़ार में। भूषण जी, ये बहुत अच्छा अभी के जो समय है इसमें चर्चा का विषय है रंगीन फूलगोभी। इसमें जो है ब्रोकली जो है जी, ब्रोकली का नाम पहला आता है, जो गोभी फसल में आता है, जो हरे रंग का है, जो हरे रंग का है। उसमें खास बात है कि इसमें एंटी कैंसर ये रहते हैं और एंटी कैंसर होने के कारण और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए जो है आजकल जो है डॉक्टर भी इसको सलाह देते हैं कि इस ब्रोकली को आप अपने व्यंजन में शामिल करें। इतनी अच्छी जानकारी हमें महेश जी, डॉक्टर महेश कुमार ने दी। सर, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी प्राप्त की कि अगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती और उसकी देखभाल कैसे करें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई भी काम अगर हम मन से करें यानी वैज्ञानिक तरीके से करें तो सफल हो सकते, चाहे खेती बाड़ी ही क्यों ना हो। ऐसे ही आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान, यानी हमारे एक सफल किसान आप में से ही एक जितेंद्र कुमार जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम पटना से चलकर वैशाली स्थित नामीडीह गांव में आ पहुंचे हैं और हमारी पूरी टीम भी साथ है। जाहिर है कुछ ऐसे सवाल हैं, उनका उत्तर आप तक पहुंचाना है और कुछ ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना है जिनकी कार्यशैली हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती है और उसका बहुत व्यापक विस्तार भी है। उस कार्यशैली से सीख करके आप अपनी खेती किसानी की जो राह है उसे आसान बना सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हमारे साथ नामीडीह गांव के जितेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कई कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और ये आत्मा से भी जुड़े हुए हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उस उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए जो आपको पुरस्कार मिला, उसके बारे में सर हमारे किसान भाइयों को बतलाइए, उसके बाद हम असली विषय पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड के तरफ से किसान सम्राट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वर्ष 2012 में, और भारत सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार जी के हाथों सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड दिया गया। उसके बाद 2016 में मुझे जगजीवन राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको राष्ट्रीय रजत पदक पुरस्कार भी मुझे मिला, लीची रत्न अवार्ड मिला। इस तरह से लगभग डेढ़ दर्जन मुझे अवार्ड अभी तक मिल चुका है। कई आम के बाग लगे हुए हैं, लीची का भी फलन है और आम का तो फल साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है और मोटे अनाज की भी यहाँ पर आपने, हमको लगता है कि उत्पादन करवा रहे हैं और काफ़ी हरा भरा इलाका है। तो सर, यहाँ के बारे में, नामीडीह का जो इलाका है, इसके योगदान के बारे में आपकी भूमिका हम अपने किसान भाइयों तक पहुँचाना चाहेंगे, उसके बारे में ज़रा बतलाइए। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर हमने एक किसान क्लब का गठन किया, हरित कृषक क्लब। उसमें क्लब में 200 लगभग मेंबर हैं और हर मौसम में, हर फसल के समय कृषक गोष्ठी आयोजित करके, और आत्मा हो या कृषि विभाग हो या कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक को बुला करके किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ ये कार्य लगभग 2 दशक से चल रहा है, जिसका लाभ किसानों के बीच काफ़ी मिला है। यहाँ आप जब देखेंगे नामीडीह गांव में कि यहाँ भिंडी की खेती करते हैं हम लोग, वो सघन खेती, वो आपको और अन्य जगह नहीं मिलेगा। इसका जब से हम लोग ट्रायल किया वर्ष 2003 से, तो लगभग 2.5-3 गुना उसका उपज में वृद्धि हुआ है भिंडी में, जिससे किसान यहाँ के काफ़ी समृद्ध हो गए। आम की खेती की जहाँ तक बात कहें, आम की खेती भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है और हमेशा साइंटिस्ट को बुला करके सबको तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि फसल से किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। आम की खेती का आपने सर जिक्र किया और पीछे हम देख भी रहे हैं आम के बहुत सारे बाग लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पे हम ये जो महत्वपूर्ण एक सवाल है वो हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि आम की खेती में आपकी दृष्टि से किन किन सावधानियों को बरतने से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, शुरू में जब आम का फलन शुरू होता है उस समय एक मिलीबग, जिसको देहात में, उसको गाँव वाला भाषा में, गोई भाषा में बबनी भी बोलते हैं,
तो उसका प्रकोप पहले बहुत था, लेकिन हम लोग उसके इलाज किए, उसका सावधानी बरते। पौधा सबसे पहले यहाँ पर बोरो पेस्ट बना करके 1 मीटर तक तने में उसका लेप लगाए। उसके बाद जब भी दिखाई दिया कि उसका प्रकोप मिलीबग का प्रकोप होगा तो उसमें हम लोग 22-25 माइक्रोन का प्लास्टिक उसमें लपेट करके, ताकि ऊपर में वो कीट नहीं जा पाए, उसका प्रबंधन किया। उसके बाद समय के अनुसार जब भी उसमें कीट और व्याधि का प्रकोप हुआ या बीमारी का प्रकोप हुआ तो हम लोग किसान अपने अपने तरह से, कोई जैविक विधि से, कोई यांत्रिक विधि से, कोई रासायनिक विधि से उपचार करके अपने फसल को बचाते आए हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है सवाल की हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि आपने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको। तो इसके अलावे आप अपने इस क्षेत्र में किसान भाइयों को मोटिवेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और कौन कौन से कार्य करते हैं, और यहाँ के जो आपका जो समृद्ध गांव है इसमें क्या आपकी भूमिका है? जो तकनीकी क्षेत्र से हम बात करें तो इसमें क्या भूमिका है? देखिए, सरकार द्वारा अभी अभियान चलाया गया था किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए। तो आमदनी दुगनी जो हमको जितना उसका यील्ड प्राप्त करना था उतना तक हम लोग तो पहुंच गए हैं, उससे ज़्यादा करने, तब उसमें आमदनी बढ़ाने के लिए खर्च घटाना होगा। तो खर्च घटाने के लिए हम लोग यहाँ पर जीरो टीलेज विधि से गेहूं का खेती करते हैं, जिसमें काफ़ी खर्च उससे बचत होता है। धान में है DSR तकनीक से, डायरेक्ट सोइंग राइस, वो तकनीक लगाते हैं। उसमें है कि जैसे धान का बिचड़ा डालने से बच गए, सीधी बुआई कर दिए धान का, और उसमें हमारा लागत लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हमारा लागत घटता है। तो इस तरह से हमारी आमदनी बढ़ी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारा विभिन्न तरह की योजना है और राज्य सरकार द्वारा भी है। वो भारत सरकार की योजना में है किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे धान की खेती, अभी धान का बीज आएगा, या उसका बहुत सारा बढ़ावा देने के लिए श्री विधि से खेती करने के लिए, जीरो टीलेज विधि से खेती करने के लिए अनुदान दिया जाता है, अनुदानित दर पर सामान दिया जाता है, जिससे किसान प्रोत्साहित हो सकें और प्रोत्साहित हो करके उसका लाभ उठा सकें। मोटे अनाज से किसान को सर्वप्रथम तो उनके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखे होंगे 2020 और 2021 में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण का बहुत लोगों का उसमें लीला समाप्त हो गई, जिसमें 70% तो ऐसे लोग थे जो डायबिटीज़ से ग्रसित थे। डायबिटीज़ ग्रसित मतलब कि सब लोग गेहूं और चावल पर आश्रित हो गए, बाजारू खान पान पर आश्रित हो गए। मोटे अनाज का उसमें बहुत अहम भूमिका है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सर आपके द्वारा जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी गई। एक समेकित और समग्र जो कृषि का प्रणाली है उसे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहला छे एकटा नया रंग रूप में।